बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख और आईनी तारीख की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान के रियासती इदारे एक दूसरे पर हमेशा इल्ज़ाम तराशी करते दिखाई देते हैं, हमेशा एक दूसरे की हुदूद से तजावुज़ करते दिखाई देते हैं, दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते दिखाई देते हैं। सो पाकिस्तान में आज अगर ये बहस हो रही है, आज अगर एक इदारा दूसरे इदारे पर यह इल्ज़ाम तराशी करता हुआ दिखाई देता है कि आप हमारे आईनी हद में आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो इस पर हैरान होने की ज़रूरत किसी को नहीं है। पाकिस्तान में ये वतीरा रहा है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 75 साल गुजर चुके हैं, आज भी पाकिस्तान के इदारों ने कुछ नहीं सीखा। आज भी हम उसी दायरे में घूम रहे हैं जहां पर एक इदारा दूसरे के मामलात में मुदाखलत करता है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली इस रियासत का निज़ाम हर गुजरते दिन के साथ बिगाड़ का शिकार है, कमज़ोर होता चला जा रहा है। बिलखुसूस अगर पाकिस्तान में एक पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत और तर्ज़ हुक्मरानी की बात की जाए तो पार्लिमान को जिस तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश होती रही है और आज भी हो रही है, वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। सिर्फ सियासी जमातों के लिए ये नुक्ता जो है परेशानी का बायस नहीं होना चाहिए, बल्कि सिविल सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए और पाकिस्तान के तमाम दीगर आइनी इदारों के लिए ये मामला काफ़ी तशवीश का बायस बना हुआ है। कुछ मामलात आपके सामने रखते हैं। जनाब मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, उन्होंने आज एक तकरीब से खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर ले तो उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। अगर इस तरफ चल पड़े तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रवायत नहीं बल्कि लाजमी तकाजा है। अगर कोई नया निज़ाम लाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। यकीन दिलाता हूँ कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। इससे पहले हमने देखा कल सुप्रीम कोर्ट में मारगला नेशनल पार्क से मुतालिक केस की समाअत थी, जहां पे जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा साहब, जो अपनी मुद्दत उनकी मुकम्मल होने वाली है और शुनीद यही है कि उनको एक्सटेंशन मिल भी नहीं रही, वो एक्सटेंशन शायद लेना भी नहीं चाह रहे, लिहाजा वो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही गुफ्तगू की और जो ऑर्डर सामने आया, उन्होंने कहा जी कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, आइन को मजाक बना दिया गया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स ने और जर्नैलों ने टेक ओवर कर रखा है। ब्यूरोक्रेट्स आवाम की नहीं किसी और की ही खिदमत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को इल्म ही नहीं है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ज़ाहिर एक मामला है कि जो वाइल्ड लाइफ का शोबा है, क्या वो वजारत दाखिला के मातहत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक टेक्निकल मामला है। लेकिन ज़ाहिर है एग्जीक्यूटिव के पास अपनी एक अथॉरिटी है। जो हुकूमत आती है, हुकूमत करने के लिए वो एक अथॉरिटी के साथ आती है, एक पावर के साथ आती है, तो वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कैसे करेगी। हम देख चुके हैं इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से लेके साकिब निसार साहब के ज़माने में, गुलजार साहब के ज़माने में, ऐसे बहुत से मामलात में जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने कोई फ़ैसले किया, अदालतों ने वहाँ पर स्टे दिया, पाकिस्तान ने बहुत सारी उसकी कीमत चुकाई है, चाहे वो रिकॉर्डिक का मामला हो, बाकी जो मामलात हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ हमारी, बहुत सारे हमारे गैर मुल्की कंपनियों के साथ जो हुकूमती मुआहदे थे, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस इंटरफेरेंस से। बहरहाल जी, इस इंटरफेरेंस का क्या नतीजा निकलेगा, कुछ उसकी बात करते हैं। पिछले कुछ अरसे से लग रहा था कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने हैं। 6 जजेस का ख़त पुरानी बात लगती है, कल की बात है, अब उस पर ज़्यादा बहस नहीं हो रही। ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है पाकिस्तान में। चाय की प्याली में एक तूफ़ान आता है, उसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है, उसके बाद एक नया इशू आ जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज कोट लखपत जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा जी कि बानी पीटीआई सियासी हकीकत है इमरान खान साहब, और उनको तस्लीम किए बगैर इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और साथ उन्होंने कहा कि 40 साल की सियासत में 39 साल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, 1 साल में मुझ पर दर्जनों मुकदमात बनाए गए। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ जुल्म था, अकबर बुगटी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं थे। 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। महमूद खान अचकजई डेमोक्रेट हैं, जमहूरी और आइनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। अब ये शाह साहब ने उस वक्त इस बात के लिए क्या फैसला किया था जब इमरान खान साहब इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे कि एक और बहस है, इस बहस में हम फिर किसी वक्त जाएंगे। एक और अहम मामला जो हुआ है वो पीटीआई ने अब फैसला कर लिया है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से वो अदालत में जाएंगे। अब पीटीआई मुसलसल, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हूँ, इमरान खान साहब हूँ, उमर अयूब साहब हूँ, जितनी भी लीडरशिप है, मुसलसल इस बात का मुतालबा करें कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएँ। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि मेरा कोई शख्स उसमें मुलविस नज़र आया तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो अब ये मामला जनाब किधर जाएगा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यही पार्लिमान और अदलिया
ये तसादुम किस तरफ जाएगा। राना एहसान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, नून लीग के सीनियर रहनुमा। राना साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आलमगीर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। आलमगीर खान साहब सीनियर लीडर आप कराची से, आप तीनों का शुक्रिया जी। राना साहब ये मामला तो ज़ाहिर है जो है मखसूस नशिस्तों का, इसके ऊपर आप लोगों ने कानून साजी कर ली है और ऐसे आइनी जो माहिरीन हैं और कानूनी वो समझते हैं कि इस कानून के बनने के बाद अब ये फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो मूड है और जो रिमार्क्स जजेस दे रहे हैं ये फैसले की बात नहीं है, ये तकारीब से हमारे जजेस मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जाके जब खिताब करते हैं तो ज़ाहिर है वो अपना जहन वहाँ पे बता रहे होते हैं। वो कह रहे हैं जी कि हम करवाएंगे अमल दरामद हर सूरत में। अदलिया और पार्लियामेंट एक बार फिर आमने सामने, बिलावल साहब कल कह रहे थे कि सारा का सारा जो क्राइसिस है वो अदलिया का क्रिएट किया हुआ है। किस तरह से आपकी हुकूमत इस मामले को देखती है और क्यों इतनी तलखी आ गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इत्तेहादियों की हुकूमत और अदलिया के माबैन अचानक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जमहूरी मुल्कों में ट्राइकोटमी ऑफ पावर का, कि जिसमें अदलिया, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर जो हैं वो अपना अपना रोल अदा करते हैं। अब अदलिया का बड़ा क्लियर कट रोल है आइन के अंदर कि उन्होंने कानून की तशरीह करनी है, और जब वो तशरीह की बात आती है उसमें ये बड़ी डेफिनेट उसमें है कि आप ना अमेंडमेंट कर सकते हैं आइन के अंदर, ना आप रीराइट कर सकते हैं, ना आप क्रिएट कर सकते हैं उस तशरीह के अंदर। तो जब आप 63A की ऐसी तशरीह करेंगे कि वो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो उसके फिर आपने देखा कि किस तरह मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। एक हुकूमत कभी गिरती थी, कभी बनती थी, कभी जुड़ती थी, और फिर उसके नताइज में किस तरह का माहौल सियासी मैदान में भी बना। अभी भी जो फैसला आया है वो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। जो माइनॉरिटी जजमेंट्स आई हैं उसमें वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उनका है कि आइन की काफ़ी शिकों को आपको निगेट करना पड़ेगा इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी तशरीह आए कि जहां री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए। अब पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, और पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की, और ऐसी लेजिस्लेशन नहीं की कि कोई नई तरामीम इंट्रोड्यूस कराई, बल्कि लेकिन जो कोई पुराना तरीका तो है नहीं ना इसका। 63A की अगर बात हुई तो वो हुआ मामला, और उसके बाद जो बहरान था वो तो जाहिर है अदालतों ने तो आके उसको नहीं समेटना था, समेटना तो निज़ाम ने था, बाकी जो सियासी निज़ाम है उसने समेटना था। लेकिन तो समेट दिया ना। अभी भी जो बहरान आने लगा था उसको पार्लियामेंट ने समेटा, इस लेजिस्लेशन से क्लैरिटी आई। और देखें, पार्लियामेंट मदर अदारा है, वो आइन बनाता है, और उस आइन के ताबे जो है वो अच्छा, अदलिया है। ये बड़ी आपने बारीक बात की है शर्मिला साहिबा। ऐसे लगता है, ज़ाहिर है हम सुप्रीम कोर्ट जब कहते हैं तो समहाउ ये भी तासुर मिलता है। उस दिन मेरे प्रोग्राम पे शायद कोई लीगल एक्सपर्ट कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम जो हर चीज़ से सुप्रीम है हमारी अदालत उज़्मा। तो अब ये उनकी बात तो समझ में आती है, ज़ाहिर बात है वो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये जो आम फहम सी बात है वो उनको समझ ना आ रही हो। लेकिन वजह क्या है आखिर इस इतने गैप की और मिसट्रस्ट की और एक दूसरे को अंडरमाइन करने की कोशिशों की? जी शुक्रिया तंजीला। देखिए, मैं मिसट्रस्ट या अंडरमाइनिंग की तो वजूहात नहीं जानती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आइन के अंदर तमाम इदारों का जो दायरे कार है वो दर्ज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामान वो वाहिद फोरम है जहाँ पर कानून साजी हो सकती है। अदलिया जहाँ कहीं अवाम है उसकी तशरीह कर सकता है, और अगर कोई आइन की ख़िलाफ़ कोई ऐसी शिक है तो उसके ऊपर अदालत उज़्मा शायद अपना एक ओपिनियन दे सकता है, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, दीगर ममालिक में भी हुआ है। लेकिन अदलिया ख़ुद कानून साजी नहीं कर सकती, और जो चीज़ बड़े वाज़े तौर पे आइन और कवानीन के अंदर मौजूद है उसके ऊपर मज़ीद तबसरा भी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। फिर लीड्स टू अ कोल्यूजन और एक कन्फ्यूजन की एक फ़िज़ा कायम हो जाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये कानून साजी की, जो इस वक्त इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई है, तो देखिए पार्लियामान की कलेक्टिव विज़डम को आप चैलेंज नहीं कर सकते।
पार्लिमान ने वही चीज़ की मज़ीद तशरीह कर दी है जो ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट के अंदर मौजूद था। अगर इंडिपेंडेंस को आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 3 दिन दिए जाते हैं अपनी पार्टी एफिलिएशन ज़ाहिर करने के लिए, तो ये नहीं हो सकता कि जी आपने 3 दिन बाद तो एक जमात को ज्वाइन कर लिया, फिर 4 महीने बाद आप कहें कि नहीं जी अब हम ये जमात छोड़ के दूसरी जमात पे जा रहे हैं। मैं समझती हूँ और मेरे कॉलीग्स भी ये समझते हैं और पार्लियामान ने भी ये समझा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, ये पार्टी लॉयल्टी चेंज करने की बात है। इसमें तो हुकूमतें गिर जाएंगी ना अगर इस तरह हुआ कि जी 50 मेंबर अचानक से कहें कि जी हम इसके साथ नहीं है, अब दूसरी जमात के सामने, तो हुकूमत गिर जाएगी अगर कोalition हुकूमत है। तो इसी को मज़ीद वाजे करके और मज़ीद इसको स्ट्रिंजेंट बनाया गया है कि जी ये नहीं हो सकता, दिस इज़ इट। इसी तरीके से रिज़र्व सीट की लिस्ट देने का एक मुकर्ररा वक्त है इलेक्शन एक्ट के अंदर। ये नहीं हो सकता 6 महीने बाद आप एक लिस्ट लेकर आ जाएं कि जी अब ये हमारी लिस्ट है, अब हम ये लिस्ट देंगे। तो इसको एक बड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। और अगर कहीं अभाम है तो अगेन उसकी हमने तशरीह की है। लेकिन अब जाहिर बात है एक निज़ाम में आपको पता ही है कि जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बड़े, और बाय द वे जो लीगल जितना भी मामला है उसमें जो प्रोसीजरल लॉ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो ऐसा नहीं है कि अदालतें इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती कि जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मामलात को स्मूथ चलाने के लिए। अब यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोसीजर को बिल्कुल इग्नोर या डिसरिगार्ड करने की बात हो रही है। जो भी आपने इलेक्शन का कानून बनाया हुआ था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि एक सियासी जमात एक ऐसे सियासी माहौल में थी और हो सकता है उनका गिला दुरुस्त हो सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। 2013 में बहुत सारी जमातें, आपकी जमात के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, 2008 में नहीं थी, तो मतलब उनका गिला तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ों को डिसरिगार्ड करना? मैं समझती हूँ जी नहीं, आई डोंट थिंक वी शुड डिसरिगार्ड एनीथिंग। अगर किसी की कंप्लेन है तो उसको देखना चाहिए इस पैराहे के अंदर कि क्या बज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहा है। देखिए अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलती तो इतनी सीटें वो पार्लियामान में लेके ना आते ना। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई थी, उनको हराया गया था, वो 16 सीटों के साथ पार्लियामान में बैठी थी। ये होती जब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है। 2013 के अंदर बम धमाके होते थे, पीपल्स पार्टी कैंपेन नहीं कर पाती थी, ANP कैंपेन नहीं कर पाती थी, उनके लोग शहीद हो जाते थे, हमारे लोग शहीद हो जाते थे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी कि हम तो कर नहीं सके, इलेक्शन में जा नहीं सके। ये तो जितनी सीटें लेकर आए हैं इनको तो किसी किस्म का शिकवा नहीं होना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। बहरहाल कहने में तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब अगर आप अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराएंगे तो इसमें तंजीला मेरा कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं, इनका अपना कसूर है। और ये चीज़ इन्होंने रिपीट करी है। 2013 में भी शायद इनके साथ ऐसे ही कुछ हुआ था और उस वक़्त जस्टिस वजी थे शायद रिटायर्ड, जिसकी सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी इमरान खान ने। ये कंप्लेंट्स थी कि जी सही नहीं हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बनाई थी। और जब उस कमेटी ने ये चीज़ बताई कि जी हाँ जी सही है, ये सही नहीं हुए इंटर पार्टी इलेक्शन, तो इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि दुरुस्तगी करते जस्टिस वजी को फारिग कर दिया। तो द सेम थिंग वॉज रिपीटेड इन 2023-24। तो इन्होंने माजी से भी कुछ नहीं सीखा ना, मसला ये है। अच्छा, और फिर इनके जो बुकला की टीम थी जी वो अपने जो सवालात थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो उन सवालात के हवाले से ECP को सेटिस्फाई नहीं कर सके। अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना, आलमगीर ये साहब, तो आपकी लीगल टीम का कसूर है। आप ठीक है आलमगीर साहब, बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स खुद अदालत की तरफ से भी आ रहे थे, जाहिर है अब उस पुरानी डिबेट में नहीं जाते, लेकिन अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, लेकिन पार्लियामेंट में कानून पास हो गया, जिसके बाद लगता है कि उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो पाएगा। रिज़र्व नशिस्तों का जो मामला है, मखसूस नशिस्तों का, वो ऐसे बीच में रह जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि ज़ाहिर है जो पंजाब में इलेक्शंस कराने का फैसला था उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ था। ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है, लेकिन ख़ुद अदलिया अपने ऐसे फैसलों को अब उन पर पछताती है और उनको स्याबाब कहती है। ज़फ़र अली शाह केस है जिसको ख़ुद अदालतों ने माना कि हमने ये गलत किया था, तो अदालतें भी तो ज़ाहिरी बात है बिल्कुल मुबर्रा तो नहीं है गलतियों से। तो ये मामला आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है?
देखें, मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं, लेकिन जो कानूनी माहिरीन इस वक्त अपनी राय दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट का ये जो जो भी एक्ट बनाया, ये आइन से इसका तसादुम है और ये स्टैंड नहीं कर सकता, ये फारिग हो जाएगा इंशाल्लाह। तो और इस पर हम जा भी चुके, हम चैलेंज भी कर चुके हैं, तो जल्द आपको कहीं इसकी स्टैंडिंग नहीं नजर आएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये देखें, जहाँ इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है, वो एक पार्टी बना हुआ है पिछले 1.5-2 साल से, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी की तरह काम कर रहा है। और इस वक्त भी हम जहाँ ट्राइब्यूनल्स में केस में अपने केसेस किए हुए, वहां हम किसी सियासी जमात से नहीं लड़ रहे, हम जो है ईसीपी से जो है वो मुकदमा लड़ रहे हैं वहां, क्योंकि चाहे वो धांधली हो, चाहे रिजर्व सीट्स का मामला हो, चाहे हमारा इंतखाब निशान छीनने वाला मामला हो, चाहे इलेक्शंस ना कराने, इलेक्शंस में ताखीर का मामला हो, हर जगह इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के मुखालिफ खड़ा रहा और इस पार्टी को दीवार से लगाने में इन्होंने किरदार अदा किया। तो जहां अपने आईनी हदूद से इदारे तजावुज कर जाएंगे, वहां सवाल ये है कि मुल्क कहाँ खड़ा है और अगला इलेक्शन कहाँ खड़ा है। यानी आज भी अगर बात की जाए कि अगला इलेक्शन होगा, जब भी होगा, कभी होगा, अगर पिछले 8 फरवरी के इलेक्शन का एहतिसाब नहीं हो तो अगले आने वाले तमाम इलेक्शंस वो इसी तरह मुतनाज़े होंगे। और फिर बता दें ये 48 अरब रुपए इलेक्शन पे खर्च क्यों करने। अच्छा, बता दें दो इस पे दो राय हैं आलमगीर साहब, इस पे दो लोग राय देते हैं। एक राय ये है जो आपकी है, यानी कि जो आपके हामी वो समझते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाब का ऑडिट किया जाए। एक राय ये है कि अब आप आगे का लाए अमल तय कर लें, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो इलेक्शन इंतखाबी निज़ाम की इस्लाहात जो आप बहुत अरसे से प्रोमिस करते रहे हैं, अब सारे मिलके वो कर लें ताकि आइंदा का कोई इंतखाब इतना मुतनाज़ ना हो। आपको लगता है कि पहली जो आपकी जो तरफ से जो शर्त है उसको पूरा किए बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी अहम है आगे के लिए। एक तो ये कि जब तक ये इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है, तब तक हम तो नहीं समझते कि ये इदारा कोई इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे नजर आएगा। और दूसरा ये कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में नहीं होना चाहिए। माजी में, बल्कि हमारी 70 साल तारीख में यही रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, ये इसको खत्म होना चाहिए। तो सर आप वर्ड से क्यों बात करना चाहते हैं? हम भी कहते हैं उनका रोल नहीं होना चाहिए सियासत में, आप ही उनको वापस लेके आना चाह रहे हैं। भाजपा साहब तो कह गए थे कि हम रोल प्ले कर रहे थे, अब हम इस बात को खत्म कर रहे हैं। आप अब दोबारा कह रहे हैं हमने सिर्फ आपसे बात करनी और किसी से बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बड़ा अजीब, एक तो जब सब नन्हे काके बन जाते हैं ना, कि जैसे हमें कुछ पता नहीं, हम कोई अभी पाकिस्तान में अभी आए, एस्टेब्लिशमेंट का रोल है इसीलिए उनसे बात की जा रही है। नहीं होता तो नहीं करते, हम कोई किसी और से तो नहीं करे। बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आगे के लिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आगे के लिए जब तक पुराने चीजों का एहतिसाब नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जजा सजा नहीं होगी, आगे मुझे बताएं ना क्या रास्ता है। ठीक है, आगे क्या मुस्तकबिल। राना साहब एक क्विक कमेंट इस पे कर दीजिए। ऑडिट के बगैर मामला आगे नहीं जाएगा, ये जुडिशल कमीशन बनाने की बात करते रहे बार बार। अब ये 9 मई पे जुडिशल कमीशन की का मुतालबा पीटीआई कर रही है, अब बना दें जुडिशल कमीशन। देखें, बात की अब तो केसेस काफी आगे तक बढ़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि माजी को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो माजी तो बड़ा क्लियर है कि मिसाके मईशत की गई पीपल्स पार्टी PMLN ने, और उसमें और भी दीगर जमातें थी, और मैक्सिमम पॉलिटिकल स्पेस गेन की 2008 से 18 में मिसाके जमहूरियत। सियासी जमातों। तो उसको किसने रैप अप किया? उस लर्निंग को जो 90 की लड़ाई से सीखा, सब कुछ सीखा, उसको किसने बंद किया? उसको PTI ने बंद किया जब वो एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के कांधों पे चढ़ के इक्तदार में आई। और बिल्कुल ये जो जमहूरियत की बातें करते हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इक्तदार में जब ये थे तब तो ये जाली हीरोइन के केसेस ऑपोजिशन ये आपको इल्जाम देते रहेंगे, आप इनके माजी पे इनको इल्जाम देते रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे राना साहब? हल तो हमने निकाला था ना, हम बैठे, हमने मिसाके जमहूरियत। अच्छा, ये जरा मुझे इस पॉइंट पे जरा मुझे जरा मौका दें। इस पॉइंट पे मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, हल यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, जिसका मूड नहीं इमरान खान साहब का, तो वो करना क्या चाहते हैं, कुछ उसकी बात भी करते हैं, और कुछ खबरें हैं सिंध में कुछ तब्दीलियों की, उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला साहिबा, ये जो ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, अब रिमार्क्स में, गुफ्तगू में, फ़ैसलों में ये तासुर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि इस मुल्क में जिनको हुकूमत करनी चाहिए उनके पास ताकत नहीं होती। इट इज़ नॉट अबाउट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, वो भी जब हुकूमत से बाहर गए तो उन्होंने कहा जी मुझे तो जन बाजवा सारा कुछ कह रहे थे। आज की हुकूमत पे भी ये इल्ज़ाम लगता है कि आप तो सारा कुछ फ़ौज के कहने पे कर रहे हैं, आपके पास तो कोई ताकत ही नहीं है। ये ट्रेंड कितना आपको लगता है कि इस पर बात होना जमहूरियत के लिए कोई बहुत अच्छा शगुन है, या इससे शुकूक व शुबहात बढ़े हैं और इससे हमारे माशरे का, इस निज़ाम का जो एक कोलैप्स की तरफ जाने का सिलसिला वो ज़रा तेज़ी से होता हुआ दिखाई देता है लोगों को? तंजीला, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब आप ये कहते हैं कि हम जमहूरी अमल में यकीन रखते हैं, हम आइन और कानून में यकीन रखते हैं, हम पार्लियामान पे यकीन रखते हैं, लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि हमने तो सियासी जमातों से डायलॉग करना ही नहीं है, हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से करना है, तो फिर आपकी शिकायत नहीं बनती कि जब इस्टेब्लिशमेंट इंटरफियर करे। तो अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के हुकूमत साजी करनी है और हुकूमत में आना है, अगर आपकी कोई पर्सनल क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर यही होगा, फिर आप उनकी मर्ज़ी से आएंगे और उनकी मर्ज़ी से जाएंगे। अगर आप आवाम की ताकत में बिलीव करते हैं, डिलीवर करते हैं, आवाम में जाते हैं और बैलेट के ज़रिए अगर आपने हुकूमत में आना है तो फिर आप जमहूरियत की और जमहूरी अमल की बात कर सकते हैं। नहीं, लेकिन सियासतदान भी तो इसमें अपनी नहीं, सियासतदान भी तो अपनी इसमें कहते हैं ना, अपनी स्पाइन शो करें और फिर सियासतदान कहें कि नहीं हमारे पास इख्तियार है, इमरान खान साहब बताएं ना। नहीं, आप लोग शुरू तो करें ना कोई। नहीं जी, देखिए, नहीं देखिए तंजीला, हुकूमत वक्त ने तो शुरू दिन से इनको ऑफ़र की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहैसियत इस हुकूमत के कोलिशन पार्टनर इनको डायलॉग की दावत दी है कि आए हम जुडिशल रिफॉर्म्स करें, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, आए बैठें। वाहिद हल तो यही है, जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटते रहेंगे तो फिर ये होता रहेगा। अब ये इनकी गलती थी। देखिए, अगर ये अब ये बातें करते हैं कि जी उस वक़्त हम ये कहते थे कानून साजी करवाने के लिए हम इस्टेब्लिशमेंट की का इस्तेमाल करते थे, उनकी मदद मांगते थे, या हम अपने मेंबर्स को लॉयल रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद मांगते थे, तो फिर आपने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते रहे आप। सही। अब जब आप जेल में बैठे हैं तो अब आप शिकायतें कर रहे हैं। उस वक्त तो जब आपकी गुटी चढ़ी हुई थी और जब आप उनका गठजोड़ था आपका साथ, तो जब आप बड़े खुश थे, तो फिर आप एक जमहूरी हुकूमत नहीं थे ना। हम तो कहते थे सिलेक्टेड हैं, तो इनको बुरा लगता था, इनको तकलीफ़ होती थी, तो बात तो हम सही कहते थे ना। ठीक है, तो अगर आपने सिलेक्शन के ज़रिए आना है तो क्यों इतने अरबों रुपए ज़ाया करते हैं इलेक्शन के ऊपर? फिर सब बैठ जाएं, एस्टैब्लिशमेंट से जिसकी डील बन जाती है हुकूमत में आ जाए, अपनी बारी पूरी करे, फिर दूसरे आ जाए। जी आलमगीर साहब, अभी भी आप लोग जो हैं वो अभी भी आप लोग फ़ौज की बात करते हैं और हुकूमत मुसलसल आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान साहब और पीटीआई अब एनआरओ चाह रहे हैं, और साथ में ये भी है कि क्योंकि अब मिलिट्री कोर्ट्स में मामला जाएगा इमरान खान साहब के केसेस का, इस वजह से वो बातचीत पे ज़रा ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं। देखें, हम भी जो मोहतरमा ने बात की, हम यही कह रहे हैं कि ये तो सिलेक्टेड कहते थे, हम तो इनको रिजेक्टेड कहते हैं। कौम ने रिजेक्ट किया इनको और इनको लाकर बिठा दिया फॉर्म 47 पर, और ये एक अचार बना दिया, मिक्स अचार। और डिलीवरी भी आपके सामने है कि इस वक्त जो है बिजली के बिल्स और गवर्नेंस जो है वो मतलब अवाम के सर में दर्द किया इन्होंने। मकसद सिर्फ ये है, देखें, ये बेनिफिशरीज हैं इस इलेक्शन के, इस फॉर्म 47 के, इनसे क्या बात होगी? ये तो खुद फॉर्म 47 के बैसाखी पे खड़े हैं। बात उन्हीं से होगी जहां पावर मौजूद है। आइन कानून की बात तब होगी जब आइन कानून मौजूद होगा मुल्क में। है किधर? क्या आइन कानून जिस मुल्क में मौजूद होता है उसमें आलिया हमजा और सनम जावेद लोग हर शहर में 10-10 मुकदमों में जेलों में होंगे, 1-1.5 साल से जमानतें मंजूर नहीं हो रही। लेकिन आपके जो आपके बहुत अहम तरीन केसेस थे आलमगीर साहब, उसमें तो मुसलसल आपको रिलीफ मिल रहा है। अगर ना हो इमरान खान साहब के इतने केसेस में हो गई ज़मानत, उसमें ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन साइड बहुत कमज़ोर थी, एविडेंस नहीं लेके आए, अब वो सारी टेक्निकल बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अगर आइन और कानून ना हो, अगर कोई निज़ाम ही एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर आप लोगों को रिलीफ ना मिल रहा हो।
हुकूमत तो कह ये रही है आपको कि पता है, नहीं, हुकूमत तो ये कह रही है कि अदलिया आपकी सहूलतकारी कर रही है, आप कहते हैं इंसाफ ही नहीं है। देखें, अदलिया की सहूलतकारी तब तक थी जब तक 6 जजेस ने खत नहीं लिखा था। जी अदालत में जजेस ने स्टैंड लिया, उसके बाद ये एक प्रोसेस शुरू हुआ। उससे पहले तक बदकिस्मती से कोई इंसाफ का असूल नहीं था। मुझे आप सिंपल सी बात बताएं कि 9 मई हो जाता और जो कि जहां भी तशद्दुद हुआ, जहां सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, हम भी कहते हैं कि वो गलत हुआ है, हम भी कहते हैं कि आप कसूरवार को खटहरे के पीछे लाएं और जेल में डालें। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता, पार्टी छोड़ देता, उसके तमाम केसेस माफ हो जाते, वो घर बैठ जाता। जो इमरान खान से वफादारी करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार करता, वो आज तक जेल में। तो ये कौन सा आइन कानून है, मुझे बताएं। तो जहां इस तरह के निजाम होगा तो फिर उन्हीं से बात होगी। ठीक और है। बात इस अंदाज में होगी कि सबसे पहली चीज कि 8 फरवरी पर हमारा जो मैंडेट छीना गया वो वापस किया जाए। हमारे जो लोग नाहक जेलों में हैं इनको रिहा किया जाए, हम पर मुकदमे खत्म किए जाएं। और जो भी इस वक्त तो सर वो पार्टी के मुकदमे लिए आप पे रुकावट एस्टैब्लिशमेंट ने किए हुए, वो तो हुकूमत ने किए हुए ना, वो तो सियासी लोगों की तरफ से हुए हुए। जहां से भी किए हुए, जैसे भी किए हुए, मकसद सिर्फ ये है कि रुकावटें क्रिएट की जा रही हैं, ठीक इंसाफ का हसूल में रुकावटें क्रिएट की जा रही हैं। ठीक है। राणा साहब, एक- ये क्यों है इतनी इतनी इस बात के ऊपर बहस? आप लोग बार बार कहते रहे, राणा सनाउल्लाह साहब की बात सुने, वज़ीर आज़म साहब ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि हमारे पास ऐसे शवाहिद हैं जो कि नाकाबिल तरदीद हैं। तो वो शवाहिद आप लोग ले आए सामने। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमें जो है वो फुटेजेस दिखाएं, CCTV फुटेजेस। तो किसने छुपाई में वो फुटेजेस? ये देखें, वो फुटेजेस तो अदालतों में पेश होनी है ना। अब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि साइफर केस में खान साहब को बेल मिल गई। अब उसके अंदर जो एविडेंस मौजूद थी, जो जिसमें उन्होंने उनका ऑडियो में उन्होंने कहा कि मैं इससे खेलूंगा, तो उसका फोरेंसिक नहीं कराया गया। तो अब अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में भी अदालतें जो हैं वो पिक एंड चूज़ करेंगी, एविडेंस को उस तरीके से नहीं यूज़ करेंगे जिस तरीके से यूज़ होनी चाहिए, तो फिर डेफिनेटली फिर इस तरह के नतायज आएंगे। हो सकता है, मैं आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, प्रोसिक्यूशन अपनी कोशिश कर रही है, हो सकता है उनकी कमी कोताही हो, लेकिन जुडिशरी के हवाले से भी एक प्रेशर PTI ने बड़ा मैसिवली बिल्ड किया हुआ है। जो जज इनके खिलाफ कोई बात या फैसला करता है, उसकी ट्रोलिंग, उसकी फैमिली की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक वजह बनती है कि लेकिन आप मेरे ख्याल देखें से ना, अब तो काजी फायज ईसा साहब, जो जाहिर है जिन पे PTI इल्ज़ाम लगाती थी कि वो आपके बड़े हामी हैं और वो PDM गवर्नमेंट के हामी एक चीफ जस्टिस होंगे या उस वक्त की जो अलायंस उसके होंगे हामी, वो भी आज कह रहे हैं कि इस मुल्क पे जो है वो ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैल जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, आपके पास तो हुकूमत है नहीं। जब आला तरीन अदालत से इस तरह के रिमार्क्स आएंगे तो आप लोगों की जो क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी है वो कितनी रह जाएगी? देखिए, हमारी क्रेडिबिलिटी तो इतनी है कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आए, जिसने ट्रांसपेरेंसी बनाई सुप्रीम कोर्ट में कि सुओ मोटो कैसे लिया जाएगा। फर्द वाहिद से पावर्स जो हैं वो डिवॉल्व हुई सुप्रीम कोर्ट के 3 कमेटियों में। उसके अंदर पहले सिर्फ चीज़ तो हमने तो ये हमारी तो ये है, हमने तो उसको बेहतर किया, उसको ट्रांसपेरेंट किया, उसको भी PTI ने अपोज किया। तो इनको जो आदत है जिस तरह की जुडिशरी की कि गुड टू सी यू और वो वाले मामलात जिस तरह से हो रहे हैं, तो ये इनको एडवांटेज हासिल है। वरना हमारा तो खुद ये सवाल है कि 1 साल गुजर गया है और एक बंदा नहीं मिला जो 9 मई में मुलव्वस हो, एक बंदे को सजा नहीं हो सकी। तो ये जुडिशल फेलियर भी है। ये जहां प्रोसिक्यूशन और पुलिस के ऊपर उंगलियां उठती हैं, वहां इसी तरीके से कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे नहीं होंगे, वो उसको क्योंकि हमने देखा है अभी ये जो UK में राइट्स हुए हैं नस्ल परस्तों के, इसी तरीके से कैपिटल हिल के ऊपर जो हमला था उसमें कितनी जल्दी जल्दी सजाएं हुई हैं। और इस पर ज़ाहिर है एक पॉइंट तो है सवाल करने का कि हमारे यहाँ क्यों सजाएं नहीं होती। बहरहाल जी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो राना एहसान साहब, जो आज गुफ्तगू की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को आप सियासी हकीकत नहीं समझते। क्या वाकई आप लोग जो हैं वो समझते हैं कि उनकी कोई, आप लोग, आपके बहुत सारे लोग कहते हैं सियासी जमात नहीं है, इनका सियासी रवैया नहीं है,
कभी आप इन पे पाबंदी की बात करते हैं, तो वाकई ये फैक्ट है कि आप हकीकत नहीं समझते खान साहब को? वो कहते हैं उसके बगैर नहीं इस्तेहकाम नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम तो बिल्कुल समझते हैं कि खान साहब ने जो पोलराइजेशन का माहौल इस मुल्क में जो बना हुआ है, उसका क्रेडिट उनको जाता है। खान साहब को जो जमहूरियत के अंदर एक जुज होता है कि अपोजिशन और हुकूमत मुल्की मफाद में इकट्ठे होके बैठ जाती है, उसको रद्द करने का क्रेडिट उनको जाता है। तो बिल्कुल वो सियासी हकीकत हैं, और नफरत की सियासत के अंदर उनका अव्वलीन रोल रहा है इस मुल्क के अंदर। और ये बदकिस्मती है कि अगर उनकी उनकी सियासी तारीख में जोड़ने वाली सियासत या कंसेंसस बिल्डिंग वाली सियासत आपको कम ही नजर आएगी, और एक अपनी राह अलहदा इख्तियार करना और एक प्रोपोगंडा ऐसा करना कि जिससे बिल्कुल मुल्की मफादात जो हैं वो रद्द भी हों, तो वो उस पर घबराते नहीं है। ठीक है, तो साइफर अब आप आपके समझ, सामने जी जी जी, उनकी, तो जी, बिल्कुल आलमगीर वो साहब, हकीकत आप है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो बिल्कुल एहसान साहब कह रहे हैं? तकरीबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मेजॉरिटी और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की बिल्कुल यही सोच है कि मुल्की मफादात को भी अंडरमाइन कर देते हैं जहाँ पे उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट आता है खान साहब का। देखिए, पहले तो आपका सवाल के सियासी हकीकत, इससे बड़ी क्या हकीकत होगी कि एक शख्स जेल में है, उसका नाम लेने पर पाबंदी है, और उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया, पार्टी तबाह कर दी, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया, झूठे मुकदमे बनाए, उसके बावजूद वो फॉर्म 45 पर 180 नशिस्तें ले जाता, और मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत ले जाता, और इस वक्त भी पॉपुलर तरीन लीडर है। और इस वक्त उसके पास एक और हथियार उसके हाथ लग गया है, वो मौजूदा ये पीडीएम का जो हुकूमत है, इसकी नालायकी उनके उसके हाथ लग गई है। तो इनका ये अपनी बका का सोचें, इनकी बका बहुत मुश्किल है। ये कुछ ही टाइम के मेहमान हैं और जल्द इलेक्शन आने वाले हैं। ये कैसे दावा करते हैं आप जल्द इलेक्शन आने वाले हैं? देखिए, इनसे नहीं, इनसे इनसे चल नहीं पा रहा निजाम, और अल्टीमेटली चूंकि इनसे नहीं चल रहा, इनडायरेक्टली लोग एहतजाज पर आएंगे, और वो जो इनको लाने वाले हैं लोग उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो ठीक है, ये इनकी आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल है इनके लिए सरवाइव करना। बिल्कुल ठीक है। चाहिए तो सियासी मामलात हैं। आखिर में शर्मिला साहब आपसे क्विक कमेंट मुझे चाहिए कि आज देखिए नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर हमला किया है, बम गिराया इसराइल ने, और 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं, उसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी। तो ये मामला ज़ाहिर है, एक तरफ जंग बंदी की तजावीज़ हैं, दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो मदद कर रहा है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ डॉलर्स की जो है वो अभी भी उनको जंगी इमदाद इसराइल को दे रहे हैं। तो किस तरह से आप देखती हैं कि ये वाकई कुछ जंग बंदी के लिए इसराइल सीरियस है या नहीं है? अब तंजीला, मुझे नहीं लगता कि ना अमेरिका सीरियस है। हालांकि हमने ये सुना था कि बाइडन ने एक सीज़ फायर का एक फार्मूला दिया है, बट आई डोंट थिंक कि उसमें ना अमेरिका सीरियस है और ना ही इसराइल। और ख़ास तौर पे आईसीजे के जजमेंट के बाद इसराइल ने अपनी जो जारहाना जो जेनोसाइड है और जो हमले हैं वो मज़ीद बढ़ा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और दुनिया जिस तरीके से खामोशी से देख रही है, अफसोसनाक बात है, इस वक्त कोई ऐसा कोना नहीं है फ़लस्तीन का जिस पे खून नहीं बहा हो। और स्कूलों के ऊपर बमबारी हो रही है, हस्पतालों के ऊपर हो रही है, नमाजियों के ऊपर हो रही है, और दुनिया की तारीख़ के अंदर शायद इतना घिनौना जेनोसाइड शायद ही कभी हो, जो मुस्तकिल चलता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सारे कन्वेंशन, सारे आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो ऑर्डर्स हैं, जो सारे अहकामात हैं, वो सब फ्लाउट कर रहे हैं। किसी चीज़ की लेकिन कोई जिस हैसियत तरीके नहीं से है। अमेरिका, जिसको सुपर पावर कहा जाता है, जिस तरीके से बेईमाना तरीके से वो इजराइल की मदद कर रहा है, ये भी एक मैं समझती हूँ कि उसमें जितने भी खून बह रहा है उसमें वो बराबर का शरीक है। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। हम यहाँ से आवाज़ उठाते हैं, पार्लियामान से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई कहीं जब तक दुनिया पूरी ज़ाहिर है उस तरह से सेंसिटाइज होकर बात नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया तीनों का जी, राना एहसान अफजल साहब, आलमगीर खान साहब, डॉक्टर शर्मिला फारूकी की आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए तो इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।